आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में पैसा, स्टॉक मार्केट और कामयाबी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वॉरेन बफेट जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी बैलेंस शीट नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रखते हैं। जी, और हमारा मकसद भी यही है, सिर्फ ये नहीं जानना कि उन्होंने अरबों डॉलर कैसे कमाए, बल्कि उस सोच को, उस नजरिए को समझना है जिसने उन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा बनाया। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये साइकोलॉजी, धैर्य और कुछ बेहद अजीब विरोधाभासों की है। बिल्कुल, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, पर आज भी 1958 में खरीदे हुए घर में रहता है और नाश्ते में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाता है। ये कैसे मुमकिन है? आज हम उनकी कारोबारी समझ, उनकी कह सकते उलझी हुई निजी जिंदगी और उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बफेट की कहानी की शुरुआत किसी टिपिकल अमीर घराने में नहीं होती, बल्कि ये तो ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चा पैसे कमाने की जुनून के साथ ही पैदा हुआ हो। स्रोतों के मुताबिक उनकी पहली कमाई सिर्फ 6 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। हाँ, और वो भी बड़ी दिलचस्प तरीके से। वो अपने दादाजी की दुकान से कोको कोला की 6 बोतलों का पैक 25 सेंट में खरीदते थे और फिर घर घर जाकर हर बोतल 5 सेंट में बेचते थे। मतलब हर बोतल पर 20% का सीधा मुनाफा। 6 साल की उम्र में? जी, 6 साल की उम्र में वो प्रॉफिट मार्जिन समझ रहे थे। इसके अलावा वो अखबार और च्युइंगम भी बेचते थे। कमाल है। 13 साल की उम्र में तो ज्यादातर बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं और ये जनाब अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे। और उसमें भी एक गजब का जुगाड़ था। हाँ, उन्होंने अखबार बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाली अपनी साइकिल को $35 के वर्किंग एक्सपेंस में दिखाया। मतलब कामकाजी खर्च, ताकि उस पर टैक्स में छूट मिल सके। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये पैसे की भाषा को समझना था। इसी सोच ने उन्हें 14 साल की उम्र में जमींदार बना दिया। अच्छा। अपनी बचत के पैसों से उन्होंने 40 एकड़ खेती की जमीन खरीदी और उसे एक किसान को किराए पर दे दिया। सोचिए, एक टीनेजर जिसके पास अपनी एक जमीन है जिससे उसे किराया आ रहा है। ये पैसिव इनकम का पहला सबक था जो उन्होंने खुद को सिखाया। और वो पिन बॉल मशीन वाला किस्सा तो और भी मजेदार है। बिल्कुल, उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी नाम से एक छोटी सी फर्म बनाई। दोनों ने मिलकर $25 में एक पुरानी पिन बॉल मशीन खरीदी और उसे एक नाई की दुकान में लगा दिया। जब उससे कमाई होने लगी तो उन्होंने और मशीनें खरीदी और अलग अलग दुकानों में लगा दी। कुछ ही महीनों में वो हफ्ते के $50 तक कमाने लगे थे। तो वो हमेशा ऐसे मौके ढूंढ रहे थे जहां कम लागत में लगातार मुनाफा आता रहे। Exactly. तो ये साफ है कि उनकी बुनियाद किताबों से ज्यादा असल दुनिया के तजुर्बों पर टिकी थी। तभी शायद वो वॉटन जैसे बड़े बिजनेस स्कूल में टिक नहीं पाए। उन्हें लगता था कि प्रोफेसर जो सिखा रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। सही बात है। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट एक किताब थी, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बफेट कहते हैं कि ये किताब खरीदना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा निवेश था। यहीं से उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का वो फलसफा मिला जो आज उनकी पहचान है। और वो ग्राहम को अपना गुरु मानते थे। जी, और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए गए ताकि वो ग्राहम से सीधे पढ़ सकें। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, अच्छी कंपनी सस्ते में खरीदो और लंबे समय तक रखो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हर कोई वॉरेन बफेट बन जाता। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज है जो 99% लोग नहीं कर पाते? क्या ये सिर्फ धैर्य की कमी है या कुछ और भी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ग्राहम का सिद्धांत 2 चीजों पर टिका है। पहली, किसी भी कंपनी के शेयर को उसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदो। और दूसरी, मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को समझो। ग्राहम कहते थे कि बाजार एक पागल पार्टनर की तरह है जो कभी बहुत खुश होकर आपको ऊंचे दाम ऑफर करता है तो कभी डिप्रेशन में आकर सब कुछ कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। तो एक स्मार्ट निवेशक का काम है कि वो इस पागलपन का फायदा उठाए, उसका शिकार ना बने। बिल्कुल, और यहीं पर 99% लोग चूक जाते हैं क्योंकि इंसान भावनाओं में बह जाता है। जब सब बेच रहे होते हैं तो डर के मारे हम भी बेच देते हैं, जब सब खरीद रहे होते हैं तो लालच में हम भी कूद पड़ते हैं। सही बात है। बफेट की खासियत उनका टेम्परामेंट यानी उनका मिजाज है। वो भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वो सालों तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि उन्हें कोई कंपनी अपनी सही कीमत से बहुत नीचे ना मिल जाए। ये धैर्य और अनुशासन ही असली खेल है।
जो सुनने में आसान लगता है पर करने में बेहद मुश्किल है। हाँ इसका पहला और सबसे बड़ा सबक तो उन्हें 11 साल की उम्र में ही मिल गया था, है ना? जी, जब उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी थी, उन्होंने सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर $38 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। खरीदते ही शेयर गिरकर $27 पर आ गया। ओह, वॉरेन रोज घबराते थे, लेकिन उन्होंने उसे बेचा नहीं। जब कीमत वापस बढ़कर $40 हुई तो उन्होंने थोड़ा मुनाफा कमाकर उसे बेच दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसी शेयर की कीमत $200 तक पहुंच गई। बाप रे। तो उन्होंने 2 सबक सीखे। पहला, धैर्य रखो, और दूसरा, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ सही समय पर खरीदना ही नहीं बल्कि लंबे समय तक रुकना भी जरूरी है। एकदम सही। और इसी तजुर्बे और ग्राहम की सीख से उनके वो 2 मशहूर नियम बने। नियम नंबर 1, कभी अपनी पूंजी मत गवाओ, और नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 को मत भूलो। ये उनकी पूरी निवेश रणनीति का सार है। तो उनके 2 नियम थे, पूंजी मत गवाओ और पहला नियम मत भूलो। एक कमाल की बात है कि ये अनुशासन सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं था। स्रोतों से पता चलता है कि उनकी निजी जिंदगी भी इसी फलसफे का एक आईना थी, है ना? बिल्कुल। और यहीं पे बफेट की कहानी सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक तरफ उनकी 50-60 अरब डॉलर की दौलत, और दूसरी तरफ ऐसी जिंदगी जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये आदमी अरबपति है। वो आज भी ओमाहा के उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $31,500 में खरीदा था। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि ये सादगी नहीं बल्कि हद से ज्यादा कंजूसी है। अरबों डॉलर होने के बावजूद वही पुराना घर, वही खाना, कोई ड्राइवर नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। क्या ये जिंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना नहीं है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन अगर हम इसे उनके पूंजी ना गंवाने वाले नियम से जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। उनके लिए एक महंगा घर या एक लग्जरी कार नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, यानी एक ऐसी चीज जिसमें पैसा लगाने से वो बढ़ेगा नहीं बल्कि उसकी कीमत समय के साथ घटेगी। अच्छा, जिंदगी को भी एक तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों पर ही जीते हैं। हाँ, फालतू के खर्चों से बचकर वो अपना सबसे कीमती संसाधन यानी समय और ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं, जैसे कि पढ़ना। वो आज भी अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं, या फिर ब्रिज खेलना जो उनका पसंदीदा शौक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। वो कहते हैं कि ब्रिज में आपको हर 10 मिनट में नई जानकारी मिलती है और आपको लगातार अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। ये दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत है। उनकी खुशियां महंगी चीजों से नहीं बल्कि दिमागी चुनौतियों से आती हैं। वो कहते भी हैं, बस मेरे कपड़े थोड़े ज्यादा महंगे हो गए हैं पर मैं उनमें पहले से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उनकी जिंदगी का ये पहलू तो समझ आता है, लेकिन उनके रिश्तों की कहानी काफी उलझी हुई लगती है, खासकर उनकी माँ और उनकी पत्नियों के साथ उनके समीकरण। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही जटिल और मानवीय पहलू है। उनके पिता हॉवर्ड बफेट उनके हीरो थे। वो एक ईमानदार स्टॉक ब्रोकर और बाद में सांसद बने। वॉरेन ने ईमानदारी और उसूलों पर चलना उन्हीं से सीखा। लेकिन उनकी माँ लैला बफेट के साथ उनका रिश्ता बहुत तनाव भरा था। अच्छा जी, स्रोत बताते हैं कि उनकी माँ बाहर से बहुत अच्छी थी, लेकिन घर में बच्चों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, जिससे वॉरेन के मन में एक भावनात्मक खालीपन रह गया। और शायद इसी खालीपन को उनकी पहली पत्नी सुजैन ने भरा। कहा जाता है कि सुजैन उनकी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ थी। बिना किसी शक के सुजैन ने ही उन्हें लोगों से घुलना मिलना सिखाया और उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रखा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बच्चे बड़े हो गए और सुजैन को लगा कि उन्हें अपनी भी एक पहचान बनानी है। वो एक सिंगर बनना चाहती थी, इसलिए वो वॉरेन को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को चली गई। लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया, उनका रिश्ता बना रहा। हाँ, और यहीं से कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। सुजैन को वॉरेन की बहुत चिंता थी। वो जानती थी कि वॉरेन को अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने खुद अपनी एक दोस्त एस्ट्रिड मैक्स को वॉरेन के पास भेजा ताकि वो उनका ख्याल कर सकें। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब सुजैन, वॉरेन और एस्ट्रिड तीनों एक तरह के रिश्ते में थे जो समाज के बनाए नियमों में फिट नहीं बैठता। बिल्कुल, ये एक बहुत ही असामान्य त्रिकोण था। सुजैन और वॉरेन फोन पर घंटों बातें करते थे। वो छुट्टियों पर साथ जाते थे और वो हमेशा वॉरेन की सबसे बड़ी राजदार रहीं। और एस्ट्रिड ओमाहा में वॉरेन के साथ रहती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। जब वॉरेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो सुजैन वापस आकर उनके साथ रहीं। सुजैन की मृत्यु के सालों बाद 2006 में वॉरेन ने एस्ट्रिड से शादी कर ली।
ये दिखाता है कि बफेट की जिंदगी में सुजैन का प्रभाव कितना गहरा था। उन्होंने वॉरेन की भावनात्मक जरूरतों को किसी और से बेहतर समझा। ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है। एक आदमी जो इतनी सादगी से रहता है, जिसे महंगी चीजों का कोई शौक नहीं, वो जिंदगी भर पैसा इकट्ठा क्यों करता रहा? क्या मकसद था इस सब का? और इस सवाल का जवाब हमें उनकी जिंदगी के आखिरी अध्याय में मिलता है, परोपकार। बफेट का हमेशा से मानना था कि वो जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें उनकी काबिलियत के साथ साथ अमेरिकी सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं, अगर मुझे बांग्लादेश या पेरू के किसी कोने में छोड़ दिया जाए तो मेरे सारे टैलेंट का कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। इसलिए वो मानते थे कि ये पैसा आखिरकार समाज को ही वापस मिलना चाहिए। उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, मैं 10,000 लोगों को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रख सकता हूँ कि वो जिंदगी भर सुबह शाम मेरी तस्वीरें बनाएं, लेकिन इससे समाज को कोई फायदा नहीं होगा। यदि यही 10,000 लोग एड्स के उपचार या शिक्षा के काम आए तो वाकई कुछ बड़ा हो सकता है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने अपनी संपत्ति का 80 से 85% हिस्सा दान करने का फैसला किया, जिसमें से ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को गया। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा दान था। और उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी ज्यादा पैसा नहीं छोड़ा। नहीं, उनका मानना था कि बच्चों को इतनी दौलत देनी चाहिए कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि उन्हें लगे कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उनके लिए पैसा कमाना एक खेल की तरह था, एक दिमागी कसरत। और जब वो खेल जीत गए तो उन्होंने सारी रकम समाज को लौटा दी। ये साफ करता है कि उनके लिए पैसा इकट्ठा करना एक साधन था, मंजिल नहीं। बिल्कुल, असली मकसद उस पैसे का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में करना था। उन्होंने पूंजीवाद के सिस्टम को समझा, उसमें महारत हासिल की और फिर उसी सिस्टम से कमाई दौलत का इस्तेमाल उसकी कमियों को दूर करने के लिए किया। तो वॉरेन बफेट की कहानी सिर्फ एक निवेशक की कामयाबी की कहानी नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य, सादगी और जिंदगी में एक बड़े मकसद की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने बाजार के लालच और डर को तो जीता ही, साथ ही अपनी जिंदगी को भी उसी लालच और डर से बचा कर रखा। उनकी सफलता का असली राज शायद उनके निवेश के फॉर्मूलों में नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के नजरिए में छिपा है। उनका मानना था कि पैसा आपके अंदरूनी गुणों को सिर्फ और बड़ा कर देता है। अगर आप पैसा आने से पहले एक अच्छे इंसान थे, तो पैसा आने के बाद आप और अच्छे काम करेंगे। और अगर आप मूर्ख थे, तो अरबों डॉलर कमाने के बाद आप अरबों डॉलर वाले मूर्ख बन जाएंगे। और शायद आज सोचने के लिए यही सबसे दिलचस्प सवाल है। बफेट का एक सिद्धांत था कि हमेशा अपने से बेहतर लोगों की संगत में रहो, क्योंकि आप धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन जाते हैं। उनकी कामयाबी का राज सिर्फ उनकी वित्तीय रणनीतियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जिन्हें उन्होंने अपना आदर्श माना, जैसे बेंजामिन ग्राहम और चार्ली मंगर, और उन आदतों में है जिन्हें उन्होंने रोजाना अपनाया। अगर किसी को अपनी जिंदगी में सफलता को फिर से परिभाषित करना हो, तो शायद पहला सवाल यह नहीं है कि क्या निवेश करें, बल्कि यह है कि किसे अपना आदर्श बनाएं।